को सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, जो मैं आपसे बार बार अर्ज़ करता रहता हूँ कि आप लोग जब कुछ भी लिख लेते हो तो आपको अपने लिखे हुए को चेक करना आना चाहिए। अपने लिखे को क्या करना आना चाहिए? चेक करना, जिसको रीचेक करना कहते हैं। आप लोगों को हमने टेम्पलेट दे दिया, और टेम्पलेट का मतलब क्या है? एक होल्डर दे दिया। अब उस होल्डर के अंदर आपने अपने नॉलेज का, अपने इंफॉर्मेशन का एनर्जी सेवर लगाना होता है। होल्डर तो इसमें वो फिक्स हो जाएगा। जब आपको होल्डर दे दिया और कहा कि भाई इसके अंदर इसको फिक्स करें, तो जाहिर है वो जो फिक्स करने जाएंगे तो आपको चार चीज़ों, आपको पता है आइल्ट्स का जब राइटिंग टास्क होता है तो चार एरियाज में आपके बैंड्स होते हैं। एक आपका एरिया होता है लेक्सिकल रिसोर्स का। लेक्सिकल रिसोर्स का मतलब होता है वोकैबुलरी, यानी वो वोकैबुलरी का आपका एरिया है। एक आपका एरिया होता है कोहेजन एंड कोहेरेंस का, यानी जिसमें होते हैं कि चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। कोहेजन एंड कोहेरेंस का मतलब क्या? उनमें रब्त है, उनमें कनेक्टिविटी है, उसके लिए आपका वो होता है। और एक आपका एरिया, उसमें क्या होता है? ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी का। वो जो ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी होते हैं उसमें वो देखते हैं कि जो सेंटेंस आपने लिखे हैं, क्या वो सेंटेंस इस लायक हैं कि उनको नंबर मिले, है जी। और एक होता है आपका टास्क रिस्पॉन्स या टास्क अचीवमेंट का, कि जो पूछा गया है उसने उस पर बात की है या नहीं की। ये चार एरियाज होते हैं और हर एक के 9 स्कोर, 9 बैंड्स होते हैं। उसी को फिर वो इकट्ठा करके तो आपका टोटल बैंड निकालते हैं। अब जब हम लोगों ने आप लोगों के लिए टेम्पलेट बनाया तो उस टेम्पलेट का मकसद ये था कि ये जो रिक्वायरमेंट है चार एरियाज की, क्या वो इसे पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए फिर हमने क्या कर दिया कि चूंकि आपको पता है कि जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो इंट्रोडक्शन के अंदर वो कहता है कि आप बैकग्राउंड दें ना दें इंट्रोडक्शन में, लेकिन आपको रिफ्रेज करना होता है। किसको रिफ्रेज करना होता है? जो आपका टॉपिक आया हुआ है। अब जब टॉपिक को रिफ्रेज करना हो तो ये जो टाइप आज आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या था? इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट। और जिस घड़ी आपने इट्स अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट कहा, तो दैट के फौरन बाद आपके वो ब्लैंक मौजूद थी। और उस ब्लैंक में हमने क्या कहा कि जो आपको टॉपिक मिला हुआ है, आपने उस टॉपिक को इसमें फिक्स करना है। अब जब आप उसे फिक्स करने जाएंगे, चूंकि ये दैट लगा हुआ है, इट्स अ कॉमन ऑब्जर्वेशन आ गया, दैट लगा हुआ है, तो उसके बाद आप सिंपल सेंटेंस भी लिखेंगे ना, जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का बहुत ही सिंपल सेंटेंस भी लिखेंगे, तो ये आपका सारे का सारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और जो ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में आपको बैंड्स मिलते हैं, वो किसके मिलते हैं? कि क्या इसने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लिखा था? तो असल में तो आपने सिंपल लिखा होता है, लेकिन वो दैट के बाद आने की वजह से वो आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आपने सिंपल लिखा, वो कॉम्प्लेक्स हो गया, और आपको कॉम्प्लेक्स वाले उसमें नंबर मिल जाते हैं। इसी तरह से एनालाइज्ड, डिस्कस्ड, ये जो टेक्निकल वर्ड्स इसके अंदर डाले गए हैं। अब आपको पता है कि इंट्रोडक्शन के अंदर हमने कहा कि साहब होना क्या चाहिए? आपका थीसिस स्टेटमेंट होना चाहिए, आपकी आउटलाइन होनी चाहिए। जब हम आपसे कहते हैं आपका थीसिस स्टेटमेंट होना चाहिए और आउटलाइन होनी चाहिए, तो उसका मतलब क्या है? थीसिस स्टेटमेंट आपका प्लान है, आपके अनाउंसमेंट है। अब जैसे इस वाले ऐसे में क्या था कि फर्स्ट जो है, पहले हम इस बात को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस बात को डिस्कस करेंगे, और फाइनली हम इस बात को डिस्कस करेंगे। ये प्लान ही तो आपने शेयर किया है, और यही आपका थीसिस स्टेटमेंट है। और फिर उसी के अंदर हम कहते हैं आउटलाइन भी आ जाए, तो आउटलाइन कहते हैं तरतीब लगने को। तो वो तरतीब तो लग गई, जब फर्स्ट लग गया, सेकंड लग गया, या देन लग गया, या फॉलोड बाय लग गया, तो तरतीब भी आ गई। तो वो जो रिक्वायरमेंट है एक ऐसे के टेस्ट की, वो जो राइटिंग ऐसे है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है एग्जामिनर की, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट होना चाहिए इंट्रोडक्शन में, वो कहते हैं आउटलाइन होना चाहिए इंट्रोडक्शन में। आपके वो सारे रिक्वायरमेंट को हम उसमें पूरा कर देते हैं। और जब हम आपसे कहते हैं भाई इसके अंदर तो सादा सिंपल से लिख लिया करो, और आप सादा लिखेंगे, लेकिन वो हो क्या जाएगा? कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से ये जो फर्स्ट वाला है, वो इसमें आप देखें, एक में आया था विल बी डिस्कस्ड, एक में आया था विल बी एनालाइज्ड, तो ये भी तो पैसिव का सेंटेंस हो गया। उधर से मॉडल वर्ब आ गया, इधर से पैसिव उसका बन गया, ये और कॉम्प्लेक्स हो गया। तो आपका पूरे का पूरा जो इंट्रोडक्शन है वो तो कॉम्प्लेक्स में आ गया। आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसी को अगर आप समझ लेंगे तो स्पीकिंग में भी आपका यही काम आता है। आपने स्पीकिंग में आपके ऊपर किसी मौजू पर कोई राय ली गई है, तो आप कहते हैं आमतौर पर यह देखा गया है कि मामला यूं होते हैं, मैं पहले आपसे ये बात बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको ये वाली बात बताऊंगा, सुनने वाले को भी पता चलेगा कि तरतीब से चल रहा है। जी जनाब, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आपने इसको जब आप समझेंगे ना तो आपको क्लैरिटी होगी। जब बात समझ आ जाती है ना, उसके बाद आपका सफर जल्दी तय हो जाता है। और जिनको बात समझ नहीं आती वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, कोई मंजिल ही नहीं होती, कोई समझ नहीं आता। आप देखें रोजाना बैठ के आप रीडिंग टेस्ट आपने एक कर लिया, उसमें आपके 5 ठीक हो, आपने कहा एक और पकड़ा दें। वो कर लिया, उसमें आपके 7 ठीक हो, आपने कहा एक और पकड़ा दें।
फिर आपके मैंने 10 रीडिंग टेस्ट किए हुए, क्या है ये? इसका तो कोई फायदा नहीं। आपको जब तक समझ नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर सकते। राइटिंग रीडिंग बहुत जुड़ा हुआ है। बज़ाहिर ये बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी कि बात हमसे राइटिंग की कर रहा है, फिर रीडिंग की तरफ घुस गया। ये उसी तरतीब से लिखा होता। आप मुझे बताएं कि रीफ्रेज करना आपको क्यों ना आए अगर आप रीडिंग प्रॉपर रीडिंग के तौर पर कर रहे हो तो? आप लोगों को जवाब क्यों नहीं मिल रहे होते? चूंकि वो रीफ्रेज हुए होते। आप एक जैसे लफ्जों के चक्कर में ढूंढ रहे होते, जहां एक जैसे लफ्ज मिलेंगे मैं वहां से जवाब निकाल लूंगा। मदद जरूर देते हैं लेकिन जवाब नहीं होता। और कल जो हमने मॉक टेस्ट को डिस्कस किया उसमें यही बातें हमारे सामने आ रही थी। आज भी सवेरे जब मैं इन लोगों से बात डिस्कस कर रहा था उसमें भी यही बातें सामने आ रही थी। आप समझने के लिए पढ़ें, आप एक पैसेज पढ़ें, समझने के लिए पढ़ें। और अगर आप आके लिसनिंग भी कर लिया, रीडिंग भी कर लिया, राइटिंग भी कर लिया, स्पीकिंग भी कर लिया, चलो चारों चीजें कर ली थी, आंधा का कभी नहीं, उसका तो कोई फायदा नहीं है। आप एक चीज को प्रॉपर करें तो सही। अभी देखिए मैंने आपसे क्या कहा जनाब, ये 5 एसेज हैं हमारे पास। इन 5 एसेज को सिर्फ इंट्रोडक्शन में हम फिट करना सीखें। तो इन 5 को आपने सीख लिया तो आपको इंट्रोडक्शन में फिट करने का तरीका आ जाएगा, फिर चाहे 50 के ऊपर करते फिर। तो आप उस चीज को, और बड़े थोड़े वक्त में आइल्स हो जाते। बार बार मैं कहता हूं आपको कुछ भी नहीं आता तो हो जाते अगर रस्ते उस पे हो तो। हम जब लोगों से कहते भी 18 साल 15 साल 18 साल 16 बरस हो गए आपको तालीम हासिल करते हुए, आज आपसे बोला नहीं जाता, आज आपसे लिखा नहीं जाता, आज आपको पढ़ के समझ नहीं आता, तो अगर हम कहें 18 साल आपने क्या किया है, तो जवाब ये होना चाहिए 18 साल हमने ये नहीं किया है जो हम आज कर रहे हैं। अगर वो 18 साल कर रहे होते तो ये करने की जरूरत नहीं पड़नी थी। उन 18 सालों में कहीं आपको खुद से नहीं लिखना था, उन 18 सालों में कहीं पढ़ के आपको खुद से जवाब नहीं देना था। वो जवाब भी लिखे लिखाए खुलासे की सूरत में होते थे, अब रट रुट के पेश कर देते थे। आज अब यहां तशरीफ लाते तो ये बीमारी और है तो ट्रीटमेंट भी और होगा। आप कहते कि उसी तरह ट्रीट हो जिस तरह पहले बीमारियां ट्रीट होती, वो बीमारियां और थी, रिक्वायरमेंट्स और थी। आपको अपनी रिक्वायरमेंट को देख के चल, और रिक्वायरमेंट पूरी कर दें, उन्हें और क्या चाहिए। और कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। आप 2 3 हद 4 टेस्ट, बस 4 टेस्ट भी अगर आप समझ के कर लेते हैं आपका रीडिंग इंप्रूव हो जाता है। आप हर टाइप के 1 1 2 2 ऐसे अगर लिख लेते हैं आपका राइटिंग इंप्रूव हो जाता है। भाई जुमला तो ठीक लिखना है ना, चाहे वो किसी भी टाइप के सेंटेंस में लिखें। और उन तमाम तर चीजों को सामने रखते हुए हमने आपको असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए टेम्पलेट्स बना दिए। और फिर उसमें हमने आपसे कहा कि इस टेम्पलेट में सिर्फ ब्लैंक्स को फिल करना है और उन ब्लैंक्स के अंदर छोटे छोटे फिक्रे लिखने। कोई लंबे फिक्रे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिक्रा तो लंबा हमने बनाया हुआ है ना। आपने एक छोटा सा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, इतना ही फिक्रा हम आपसे लिखने को कहते हैं, वो आप लिख लें। कोई लंबे जुमले लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए एक सिंपल होता है सेंटेंस, एक कंपाउंड होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। ये 8 और 9 बैंड लेते हैं राइटिंग में, उनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब आपको 6 चाहिए मसलन, या 4.5 वाले ज्यादा लोग बैठे हैं, आपको वो चाहिए, तो आपका उधर से तो सिलसिला हो रहा है राइटिंग टास्क, जो लेक्सिकल रिसोर्स है वो तो आपका 8 बैंड वाला है, तो वहां से आपको स्कोर मिलेगा नहीं। फिर लेक्सिकल रिसोर्स की जब हम बात करते हैं तो हमने कुछ जो अनफेमिलियर थोड़े वर्ड्स हैं जो इसके अंदर वोकैबुलरी के, वो हमने उसके अंदर डाल रखे हैं कि आपका लेक्सिकल रिसोर्स वाला एरिया भी कुछ हमारी वजह से ठीक हो जाए, कुछ आपकी वजह से ठीक हो जाए। फिर उसके बाद कोहेरेंट कोहेरेंस की बात करते हैं। वो क्या होता है कि आपकी पहली बात का दूसरी बात के साथ ताल्लुक है, दूसरी का तीसरी के साथ ताल्लुक है, आपस में जुड़े हुए हैं। पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो ऐसे का बना हुआ है, आप उसमें बाहर निकल ही नहीं सकते उससे। तो कोहेरेंट कोहेरेंस भी 8 बैंड का उसके अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप उसी टेम्पलेट को अच्छी तरह देख ले तो आपके कोहेरेंट कोहेरेंस वाला एरिया और आपके लेक्सिकल रिसोर्स वाला एरिया वो तो आपका वैसे अच्छे बैंड्स का है। तो आप क्या करें, मुश्किल जुमले ना लिखें, छोटे छोटे जुमले उसके अंदर फिक्स करने की कोशिश करें। और वो तब करेंगे जब सवाल समझ आएगा। और सवाल को आपने पढ़ा, उसमें दैन लगा हुआ था, इन कंपैरिजन विद लगा हुआ था, आपने उसे तोड़ के अलहदा करने की बजाय आपने एज इट इज उठा के उसको वहां लिख दिया, तो वो फिर क्या कहेगा कि इसने टेम्पलेट को याद किया हुआ और इसके अंदर ये कोई ना कोई जुमला ऐसे उठा के डाल देते और वो भी उसने यहीं से उठा के वैसे डाल दिया। वो कैसे फिक्स होगा? वो फिक्स नहीं हो सकता। तो आप इस बात को जहन में रखिए कि आप अगर इन मसलन आज हम फैसला करते हैं जी हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ राइटिंग को करना है, तो जब आप उठ के जाएंगे यहां से, राइटिंग अब आपका प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे अल्लाह की तरफ से। और अगर मैं आपको राइटिंग करा रहा हूं, आप कहें रीडिंग तो आज हुआ नहीं, मैं रीडिंग कराने लगूं, आप कहें वो मेरा तो स्पीकिंग का मसला था,
मैं फिर स्पीकिंग कराने लगा, वो कहे लिसनिंग भी तो ज़रूरी है ना सर, रोज़ के रोज़ होता है तो इंप्रूवमेंट होती है। हमें यार वो मैंने बताना है आपके लिए क्या ठीक है। आप अगर फैसले करवाएंगे अपने हमसे तो फिर तो मामला ख़राब हो जाएगा। फिर आप तो आधे दिल के साथ यहाँ बैठोगे और नतायज कहाँ पूरे दिल वाले निकलेंगे। हम आप बैठे हैं, बात कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा मुझे ये करके दीजिए। अब एक चीज़ जब ठीक नहीं हुई तो मैं वो ठीक कराऊंगा ना। और अगर 1 से 1.5 घंटे के अंदर 3 जुमले दुरुस्त हो गए